तो आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। एक ही घर में रहने वाले कुछ लोग और उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी जा रही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक माइक्रोस्कोप के नीचे हो। बिल्कुल। कौन किससे बात कर रहा है, क्या खा रहा है, यहाँ तक कि कौन इलायची कहाँ थूक रहा है, हर चीज का एक मतलब है। हम्म। तो आज हम यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि जब लोगों को एक एक बंद माहौल में एक साथ रखा जाता है तो उनके रिश्ते कैसे बदलते हैं, कैसे छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स में सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं हैं, बल्कि भावनाओं का एक एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक पल में गहरा जुड़ाव है, तो अगले ही पल तीखा झगड़ा, और फिर सुलह की कोशिशें। तो चलिए इसी चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। अच्छा, तो इन नोट्स में जो पहली चीज मेरा ध्यान खींचती है वो है फैमिली वीक। यहाँ गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला घर में आती हैं और नोट्स बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक हो गए। ये एक ये एक बहुत ही अहम पल है। इसे सिर्फ एक भावुक मुलाकात की तरह देखना वो अधूरी तस्वीर होगी। अच्छा। सोचिए, एक ऐसे तनाव भरे माहौल में जहां हर कोई एक दूसरे से मुकाबला कर रहा है, वहां बाहर से आया एक अपना इंसान, वो एक इमोशनल एंकर की तरह काम करता है। इमोशनल एंकर, हाँ ये सही शब्द है। मतलब एक तरह से उस नकली दुनिया में एक असली एहसास। उससे भी ज्यादा, गौरव के लिए वो पल एक इमोशनल रीसेट बटन की तरह था। एक याद कि इस खेल के बाहर भी एक असली दुनिया है, जहां जहां उन्हें बिना शर्त के प्यार किया जाता है। हम्म। लेकिन यहाँ जो असली दिलचस्प बात है वो ये है कि इस निजी पल का असर सिर्फ गौरव पर नहीं पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। और यही यही तो सबसे दिलचस्प पॉइंट है। उस एक पल ने पूरे ग्रुप की केमिस्ट्री को बदल दिया होगा। कैसे? मतलब बाकी लोगों पर इसका क्या असर हुआ होगा? देखिए, कुछ लोग जो अपने परिवार को याद कर रहे होंगे, उन्हें देखकर शायद और भावुक हो गए होंगे। हाँ, उनमें एक तरह की हमदर्दी जागी होगी। सही। लेकिन वहीं कुछ और लोग जो शायद खेल में ज्यादा डूबे हुए हैं, या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके मन में एक एक जलन या चिढ़ की भावना भी आ सकती है। कि देखो इससे ये खुशी मिल रही है और हम यहाँ अकेले हैं। एग्जैक्टली। तो एक इंसान का निजी पल भी उस बंद माहौल में एक सार्वजनिक घटना बन जाता है, और अनजाने में ही ग्रुप में नई दरारें पैदा कर सकता है। वाह! मतलब एक खुशी का पल भी तनाव का कारण बन सकता है। और और ऐसा लगता है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम्म। क्योंकि इस खूबसूरत पल के फौरन बाद माहौल में एक अजीब सी बेचैनी दिखती है और हमें एक नहीं बल्कि दो झगड़े देखने को मिलते हैं। हम्म। और दोनों ही मतलब बेहद मामूली बातों पर। हाँ। पहला झगड़ा होता है तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के बीच। हम्म। और वजह एक इलायची। फरहाना इलायची थूकने से मना करती हैं और तान्या गुस्से में उन्हें पागल औरत कह देती हैं, मतलब इलायची पर। और दूसरा? और इसके ठीक बाद शहबाज और मालती चाहर के बीच बहस हो जाती है। शहबाज उन्हें अपना बिस्तर ठीक करने को कहते हैं और मालती कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक और छोटी सी बात जो बड़े झगड़े में बदल गई। अगर हम इन दोनों झगड़ों को अलग अलग देखें तो ये बचकाने लगेंगे, लेकिन अगर इन्हें उस इमोशनल मुलाकात के ठीक बाद रखकर देखें तो एक पैटर्न समझ आता है। क्या पैटर्न? इसे मनोविज्ञान में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब आप अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन असली सोर्स पर निकालने की बजाय किसी आसान टारगेट पर निकाल देते हैं। थोड़ा और समझाइए इसे, मतलब यहाँ असली सोर्स क्या है? असली सोर्स है वो पूरा माहौल, वो 2400 घंटे का दबाव, कंट्रोल की कमी, और शायद शायद गौरव को मिली खुशी से पैदा हुई वो अनकही जलन या बेचैनी। अच्छा। तान्या का गुस्सा उस एक इलायची पर नहीं है। वो गुस्सा शायद इस बात पर है कि उस घर में चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। फरहाना उस वक्त सिर्फ एक आसान टारगेट बन गई। और इलायची बस एक बहाना? बस एक बहाना। यह हमें दिखाता है कि हमारे छोटे मोटे झगड़े अक्सर उन गहरी असुरक्षाओं का लक्षण होते हैं जिनके बारे में हम सीधे बात भी नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि हम इसमें कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हों? हो सकता है मालती की सच में तबीयत खराब हो और शहबाज को बस सफाई पसंद हो। क्या हर छोटी बात को पावर स्ट्रगल की तरह देखना जरूरी है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और शायद बाहर की दुनिया में इसका मतलब इतना ही होता, लेकिन उस बंद माहौल का नियम ही यही है कि वहां कुछ भी सिर्फ उतना ही नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मतलब निकाला जाता है। बिल्कुल। भले ही मालती की सच में तबीयत खराब हो, लेकिन शहबाज के लिए या बाकी देखने वालों के लिए उनका मना करना घर के नियमों को एक तरह से चुनौती देना है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत स्पेस या टेरिटरी की लड़ाई बन जाती है। हाँ, वो बिस्तर सिर्फ सोने की जगह नहीं है, वो मालती का छोटा सा इलाका है, उनकी उनकी आज़ादी का प्रतीक।
जब शहबाज उस इलाके के बारे में कोई हुक्म देते हैं तो मालती उसे अपनी आज़ादी पर हमले की तरह देख सकती हैं। मतलब इरादा चाहे जो भी हो, उस माहौल में उसका मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। वहां इरादों से ज्यादा इस बात का महत्व होता है कि चीजों को समझा कैसे जा रहा है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां दरअसल सम्मान और अधिकार की लड़ाई हैं। इन सब तनाव और झगड़ों के बीच एक अच्छी चीज भी होती है। नोट्स में लिखा है कि गुरमीत और आयन को एक टास्क मिलता है जिसमें उन्हें घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाना है। ये माहौल के हिसाब से एक बड़ा ही सामान्य सा काम लगता है। ये सामान्य लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बहुत सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल हो सकती है। अच्छा, कैसे? इसे सोशल साइकोलॉजी में एक सुपर ऑर्डिनेट गोल बनाना कहते हैं। मतलब एक ऐसा लक्ष्य तय करना जिसे लोग अकेले हासिल नहीं कर सकते, उन्हें मिलकर ही काम करना होगा। एक दूसरे के खिलाफ नहीं सोच रहे। उनका दुश्मन है भूख और उनका लक्ष्य है सबके लिए खाना बनाना। ये उन्हें अपनी निजी लड़ाइयों से ऊपर उठकर एक टीम की तरह काम करने पर मजबूर करता है। सही कहा। और इसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं पड़ता। जब बाकी घरवाले देखते हैं कि ये दो लोग सबके भले के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उन माहौल में तनाव की जगह सहयोग की भावना बढ़ती है। ये उस प्रेशर कुकर का स्टीम निकालने का एक बहुत कारगर तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और खाने से ही जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प घटना होती है जो सुलह की एक कोशिश लगती है। हलवे वाली घटना। हाँ, तानिया जिन्होंने फरहाना को भला बुरा कहा था, सबके लिए हलवा बनाती हैं। वो सीधे जाकर माफी नहीं मांगती, बल्कि ये करती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घरों में होता है। जब कोई नाराज हो तो सीधे बात करने के बजाय कोई उनकी पसंदीदा चीज बना देता है। ये हलवा डिप्लोमेसी तो कमाल की चीज है। आपने इसे बहुत सही नाम दिया है, हलवा डिप्लोमेसी। मनोविज्ञान में इसे क्लासिक रिपेरेटिव जेस्चर कहते हैं। रिपेरेटिव जेस्चर। हाँ, जब सीधे तौर पर माफी मांगना किसी के अहंकार की वजह से मुश्किल हो, तो लोग ऐसा कोई काम करते हैं जिससे रिश्ते को सुधारा जा सके। तो हलवा बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं है। नहीं, ये एक शांति प्रस्ताव है। ये बिना शब्दों के कहता है, मैं रिश्ते को महत्व देती हूँ और जो हुआ उसे पीछे छोड़ना चाहती हूँ। और फिर वो गुरमीत को हलवा देती हैं और गुरमीत उसकी तारीफ करते हैं। इसमें गुरमीत की क्या भूमिका है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ हलवे की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो उस पूरी स्थिति में एक सोशल मीडिएटर या पंच की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा। गुरमीत शायद उस ग्रुप में एक ऐसे सदस्य हैं जिनकी बात सब सुनते हैं। जब वो तानिया के हलवे को सबके सामने स्वीकार करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो वो असल में तानिया की माफी की कोशिश को एक तरह से सामाजिक मान्यता दे रहे हैं। वो बाकी लोगों को एक सिग्नल दे रहे हैं। हाँ, एक सिग्नल के तानिया ने अपनी तरफ से कोशिश की है और अब इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो सुलह पर एक सामाजिक मोहर लगा रहे हैं। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरा पैटर्न साफ नजर आता है। एक इमोशनल रोलर कोस्टर। बिल्कुल। पहले परिवार से मिलकर भावनाओं का चरम, फिर इलायची और बिस्तर जैसी छोटी बातों पर झगड़े का गर्त, और फिर हलवे जैसी चीजों के जरिए रिश्ते को वापस पटरी पर लाने की कोशिश। ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते, खासकर जब वो ऐसे दबाव में हों, तो कितने नाजुक भी होते हैं और साथ ही कितने लचीले भी। हाँ, जो माहौल उन्हें एक पल में तोड़ता है, वही माहौल उन्हें दूसरे ही पल में जोड़ने के रास्ते भी निकाल लेता है। इन नोट से एक बहुत साफ है क्या कि एक बंद इकोसिस्टम में हर छोटी चीज का महत्व बहुत बढ़ जाता है। एक मुस्कान, एक ताना, साथ में बनाया गया खाना या एक अनकहा सॉरी, हर चीज का एक गहरा मतलब होता है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? मतलब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है, हमने इन नोट्स में घटनाओं का एक साफ क्रम देखा। जुड़ाव, फिर तनाव, टकराव और फिर सुलह। तो सवाल ये है कि क्या ये चक्र उस समूह को एक साथ बनाए रखने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है? क्या ये छोटे मोटे झगड़े और फिर सुलह एक तरह का सोशल इम्यून सिस्टम है जो किसी बड़े विस्फोट को होने से रोकने के लिए तनाव को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते रहते हैं? या फिर ये सिर्फ एक जहरीला पैटर्न है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो बार बार खुद को दोहराता रहेगा? बिल्कुल। क्या ये समूह के बचने का एक तरीका है या ये सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाले तनाव का चक्र है? क्या ऐसी स्थिति में सच्ची शांति या स्थायी दोस्ती, क्या वो कभी संभव है भी? या ये जो सुलह हम देख रहे हैं, ये सिर्फ अगले टकराव से पहले की एक अस्थायी खामोशी है। सही। और ये सवाल सिर्फ इस बंद घर के लिए नहीं है, शायद हमारे अपने जीवन के कई रिश्तों पर भी लागू होता है।